नहीं शुरू किया था, बेस बना दी थी यार, बेस बना। नहीं समझने के लिए नहीं थी वो, आज समझेंगे। वो ये था कि चैप्टर नंबर 7, 8 हो जाए शुरू। सर जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सर इनकम फ्रॉम बिजनेस, सबसे पहली तो ये डिस्कशन है कि बिजनेस में और एम्प्लॉयमेंट में फर्क क्या है। बिजनेस में और एम्प्लॉयमेंट में फर्क क्या है? तो भैया एम्प्लॉयमेंट नौकरी है, इसमें आप फिक्स टाइम के लिए काम करते हैं, फिक्स पैसों के लिए काम करते हैं, किसी की नुमाइंदगी कर रहे होते हैं, आपका अपना काम थोड़ी होता है। ऑन द अदर हैंड जब आप बात करते हैं बिजनेस की, तो ये आपका अपना बिजनेस होता है। इनकम फिक्स नहीं होती, इनकम कम ज्यादा हो सकती है, वेरी कर सकती है। और सर टाइम भी पार्ट टाइम के लिए जॉब हो सकती है, पार्ट टाइम के लिए बिजनेस तो नहीं हो सकता। सर जी मेरी बात समझ आ रही है? तो ये इन दोनों में उसने डिफरेंस है, 3-4 पॉइंट्स लिखे में, ये रीड ओनली है, इसको रीड कीजिए। हम एक्सपेक्ट नहीं करते कि वो इसको सवाल पूछेगा जी बिजनेस और एम्प्लॉयमेंट में क्या फ़र्क है, 3 नंबर का बताइए, और पूरा टैक्स छोड़ के वो ये वाली बात ही पूछेगा, तो ऐसा मुमकिन नहीं है। नहीं यार असल में टैक्सेबिलिटी पूछेगा ना, टैक्स का पेपर है। सर जी बिजनेस क्या है, ज़रा इसको देखते हैं। और अगर इतना अनयूजुअल हो भी गया तो जितना मैंने बता दिया है उतना भी एक बार जब आप रीड करेंगे तो उतना ज़हन में आ जाएगा। लो सर इनकम फ्रॉम बिजनेस को डिटेल में देखने लगे हैं। सबसे पहला पॉइंट है बिजनेस में शामिल क्या है। सर जी ट्रेड शामिल है, मैन्युफैक्चर शामिल है, ट्रेड शामिल है, मैन्युफैक्चर शामिल है, वोकेशन, कॉमर्स, प्रोफेशन। सर ये सारी चीज़ें शामिल हैं, ट्रेड, मैन्युफैक्चर, वोकेशन, कॉमर्स और प्रोफेशन, ये 5 चीज़ें। सर वोकेशन का लफ्ज़ पहली बार सुना है, बाकी तो फिर भी सुने हुए हैं। सर वोकेशन का मतलब होता है पेशा, ये प्रोफेशन का सिनोनिम है। सर लफ्ज़ इंक्लूड का मतलब समझते हैं, ये 5 होंगे, लेकिन इससे मुतल्लिका एडवेंचर और कंसर्न इस नेचर के हों तो वो भी बिजनेस में शामिल होंगे। लेकिन याद रखना आप कोई भी काम कर रहे हैं और आपको सैलरी मिल रही है तो वो एम्प्लॉयमेंट होगी, वो अंडर द हेड बिजनेस नहीं आएगा। दूसरा, द इनकम ऑफ अ पर्सन फॉर अ टैक्स ईयर शैल बी चार्जेबल टू टैक्स अंडर द हेड इनकम फ्रॉम बिजनेस। सर इनकम फ्रॉम बिजनेस में सारी इनकम आएगी जो बिजनेस से आपने कमाई है। इनकम फ्रॉम बिजनेस के हेड में एफटीआर इनकम नहीं आती, इनकम फ्रॉम बिजनेस के हेड में एफटीआर इनकम नहीं आती। आगे चलते हैं। सर जब बिजनेस कर रहे हैं तो बिजनेस से मुराद क्या है? आप कारोबार कर रहे हैं, बिजनेस से आप प्रॉफिट कमाएंगे, जो प्रॉफिट आप बिजनेस से कमाएंगे वो इनकम फ्रॉम बिजनेस में शामिल होगा। दूसरे नंबर पे any income derived by trade, profession or similar association from the sale of goods or provision of services। सर जी एक होता है गुड और एक होता है सर्विसेज। सर जी गुड्स टेंजिबल चीज़ है सर, जब आप ग्रॉसरी करने जाते हैं, बिस्किट, शैम्पू आइटम्स और ख़रीदते हैं, ये गुड्स होती हैं सर। अच्छा ऑन द अदर हैंड जब आप बार्बर शॉप पे जाते हैं या सैलून जाते हैं और वहाँ से कटिंग कराते हैं तो ये गुड्स नहीं होती, ये सर्विसेज होती हैं। सर जब आप राइज में आए, ये सॉरी एसबीआई में मौजूद हैं, ठीक है एसबीआई में मौजूद हैं, तो ये सर जी ये भी जो है वो कोई बात नहीं भाई, मैं कौन सी ऐसी गैर शरई गैर इखलाकी बात कर दी है। हमारा नहीं पड़ता भाई, वहाँ पर पड़ता था, यहाँ पर अपना है। सर जी वो ये जो आप इंस्टीट्यूट में आए हैं, ग्लोबल कर दिया मैंने, और पढ़ रहे हैं तो वो आप सर्विसेज ले रहे हैं। सर
आप चार्टर्ड अकाउंटेंट बनते हैं, बाद में फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को चेक करके साइन करके रिपोर्ट देते हैं, उससे पैसे कमाते हैं, तो वो गुड्स तो नहीं है सर, वो सर्विसेज हैं। सर जी आप अपने पेशे से कमाएं, प्रोफेशन से कमाएं, एसोसिएशन ऑफ सेल ऑफ गुड्स या प्रोविजनल सर्विसेज से कमाएं, तो ये भी इनकम फ्रॉम बिजनेस के हेड में आएगा। सर जी आप इनकम कमा रहे हैं हायर या लीज ऑफ टेंजिबल मूवेबल प्रॉपर्टी, सर गाड़ियों का रेंट कार का बिजनेस कर रहे हैं या जनरेटर का आपका रेंट का बिजनेस है, तो ये भी याद रखिएगा इनकम फ्रॉम बिजनेस के हेड में आएगा। सर जी बिजनेस से मुतल्लिका कोई काम करते हुए आपको जो भी फायदा होगा वो इनकम फ्रॉम बिजनेस में आएगा। क्या मतलब, आप बिजनेस कर रहे हैं और इनकम फ्रॉम बिजनेस के हवाले से आपको कोई फायदा भी होता है। सर वो कहते हैं आप कारोबार कर रहे थे, आपने बैंक से लोन लिया, बैंक ने आपसे पैसे वापस दिए, आपके पास पैसे नहीं थे, आपने बैंक को कहा मैं पिछले 30 साल से आपके साथ चल रहा हूँ, इस वक्त हमारे हालात ख़राब है, बैंक ने आपको इंटरेस्ट माफ़ कर दिया। ये जो बैंक ने आपको इंटरेस्ट माफ़ किया है अपने बिजनेस रिलेशन की वजह से, ये इनकम फ्रॉम बिजनेस के हेड में टैक्स होगा। सर आपने और जोर लगाया, आपने कहा भाई मेरे पास बिल्कुल पैसे नहीं, बैंक ने आपको असल ज़र भी माफ़ कर दिया, प्रॉफिट ऑन डेट था, पहले प्रॉफिट ऑन डेट माफ़ किया, फिर असल डेट ही माफ़ कर दिया। सर जी ये भी किस हेड में आएगा, वो ये बात कह रहा है कि आपको बिजनेस रिलेशनशिप की वजह से जो फायदा भी हुआ है वो इनकम फ्रॉम बिजनेस के हेड में टैक्स होगा। सर आपको पता है मुदारबा क्या होता है? मुदारबा एक ऐसा बिजनेस अरेंजमेंट है, एक ऐसा अरेंजमेंट है जिसमें एक पार्टी के पास पैसा होता है और दूसरी पार्टी के पास स्किल होती है। तो एक तरफ तो पैसा होता है और दूसरी तरफ स्किल होती है। तो भैया अब जिसके पास स्किल होती है वो फी लेता है, वो जो मैनेजमेंट फी स्किल वाला बंदा लेता है वो इनकम फ्रॉम बिजनेस में फॉल करेगी। वो नौकरी तो नहीं कर रहा होता, वो मैनेजमेंट फी जो रिसीव करता है वो इनकम फ्रॉम बिजनेस में फॉल करती है। सर वो प्रॉफिट ऑन डेट इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में पढ़ाया था, लेकिन यहां पर उसने कहा है कि अगर प्रॉफिट ऑन डेट बैंक कमा रहा हो तो वो इनकम फ्रॉम अदर सोर्स नहीं होगा बल्कि इनकम फ्रॉम, याद है ये वाली बातें मैंने आपको वहां पर भी बताई थी कि बिजनेस में आएंगी। सर जी प्रॉफिट ऑन डेट अगर बैंक कमा रहा हो तो वो इनकम फ्रॉम बिजनेस होगा और इनकम फ्रॉम अदर सोर्स नहीं होगा। सर लीज रेंटल्स चीजें किस्तों पर दे रहे हैं, अगर वो स्केजुअल बैंक और इन्वेस्टमेंट बैंक और डेवलपमेंट फाइनेंस इंस्टीट्यूशन और लीजिंग कंपनी या मुदारबा इन 5 इदारों में से कोई कमा रहा हो तो वो इनकम फ्रॉम बिजनेस में आएगा, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में। सर अगली बात सर जी ये बात भी आपको बताई हुई है, ये आखिरी तीनों बुलेट आपके साथ अदर सोर्स में डिस्कस हुए हैं, कभी टाइम मिले तो जरूर पढ़िएगा। सर जी तीसरी बात ये बताई थी, अगर बैंक ने इन्वेस्ट किया हुआ है, मुझे प्लीज कंफर्म कीजिए क्या ये पेन से लिखना अब आपको क्लियर नजर आ रहा है? बैंक ने इन्वेस्ट किया है म्यूचुअल फंड में, और म्यूचुअल फंड ने पैसे कमाए हैं चूंकि इससे पहले तो मैं पेन से लिखता था तो उतना क्लियर नहीं था, लेकिन इसकी राइटिंग थोड़ी बेहतर है, मैं इस वजह से पूछ रहा हूं। बैंक ने इन्वेस्ट किया है म्यूचुअल फंड में और म्यूचुअल फंड ने पैसे कमाए हैं प्रॉफिट ऑन डेट से। म्यूचुअल फंड अगर प्रॉफिट ऑन डेट से पैसे कमाकर बैंक को एज रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट देता है
तो बैंक के लिए वो इनकम फ्रॉम बिजनेस होगा और इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। बैंक ने इन्वेस्ट किया म्यूचुअल फंड में, म्यूचुअल फंड ने पैसे कमाए प्रॉफिट ऑन डेट से और बैंक को रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट दे दिया, तो बैंक के लिए वो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट होगा। बैंक को रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट मिला है प्रॉफिट ऑन डेट में से, तो वो बैंक के लिए इनकम फ्रॉम बिजनेस होगा और इनकम फ्रॉम अदर सोर्स नहीं होगा। और सर क्लियर हो गया? जल्दी से ये एक बार रीड कर लें। उसमें भी यही जुमला ऐसे ही लिखा हुआ है, उसमें भी यही कहा था कि अदर सोर्स नहीं होगा, बिजनेस होगा। था आप अदर सोर्स निकालिए। आप क्या बात पूछना चाह रहे हैं बेटा? पेन के साथ जी, लेकिन अगर वो बैंक कमा रहा हो तो अदर सोर्स नहीं होगा बल्कि इनकम फ्रॉम बिजनेस होगा। हम लोन लेते हैं अपने एम्प्लॉयर से, उसकी बात कर रहे हैं, उसकी बात कर लें। आपने लोन लिया अपने एम्प्लॉयर से, लोन लेकर क्या किया? इन्वेस्ट कर दिया। किस चीज़ में इन्वेस्ट किया? लेट से आपने किसी जनरेटर को ख़रीद लिया या गाड़ी में इन्वेस्ट किया, किसी भी चीज़ में इन्वेस्ट किया, उससे पैसे कमाए। अब वो जो लोन लिया है एम्प्लॉयर से, वो जो लोन का बेनिफिट है वो सैलरी के हेड में जाएगा और इधर जो है जितना आप पैसा कमा रहे हो वो इनकम होगी। और अगर उस लोन को इस्तेमाल किया है तो वहाँ पर जो इनकम थी यहाँ पर माइनस हो जाएगा। आपने 3 बातें अलग-अलग कर दी, पहले 2 थी अब 3 हो गई। जो इन्होंने सवाल किया है, पहले मैं आपको सवाल समझाता हूँ फिर उसका जवाब समझाता हूँ। सबसे पहले तो एक बात ये समझिए कि प्रॉफिट ऑन डेट जो है ना, बिस्मिल्लाह, कि प्रॉफिट ऑन डेट है क्या? इंटरेस्ट ऑन लोन। प्रॉफिट ऑन डेट क्या है? इंटरेस्ट। ये प्रॉफिट ऑन डेट अगर आपने डेट दिया हुआ है और आप पैसे कमा रहे हैं तो ये इनकम होगी, और आपने डेट लिया हुआ है और आप उस पर सूद दे रहे हैं तो वो एक्सपेंस होगा। यार मेरी बात समझ आ रही है? अब आगे आ जाओ। ये इनकम अगर बैंक कमा रहा होगा तो इसके लिए इनकम फ्रॉम बिजनेस होगा, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। अगर कोई और कमा रहा होगा तो उसके लिए इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। आगे एक और बात भी बताऊं, अगर कंपनी होगी तो एनटीआर होगा, अगर इंडिविजुअल और एओपी होगा तो सेपरेट ब्लॉक आइटम होगा। ये सारी बातें पता है? चलो एक एरिया तो ये हो गया। दूसरा एरिया आ गया एक्सपेंस का। सर जिस बंदे ने लोन लिया है उसने उस पर इंटरेस्ट देना है, तो जो इंटरेस्ट होगा वो अलाउड एज डिडक्शन होगा, वो खर्चा होगा और अलाउड एज डिडक्शन होगा। ये आ गया दूसरा एंगल। पहले आप ये बताएं, यहां तक आपको क्लियर हो गया। अब तीसरी बात सुने जो इन्होंने असल में दरमियान में की, वो ये थी कि अगर एक एम्प्लॉय ने अपने एम्प्लॉयर से लोन लिया, अगर एक एम्प्लॉय ने, मैंने एसबीआई से लोन लिया हुआ, मैंने एसबीआई से लोन लिया हुआ, तो मुझे अगर इंटरेस्ट फ्री लोन है या कंसेशनल लोन है तो मेरा एम्प्लॉयर मुझे फ़ायदा दे रहा है, वो मेरी इनकम में शामिल होगा और टैक्सेबल होगा अंडर दैट सैलरी। ये बात भी आपको पता है। यही पैसा
मैंने लोन के तौर पे अपने एम्प्लॉयर से लेके इन्वेस्ट कर दिया और उससे इन्वेस्ट किया, एसेट खरीदा, उस एसेट से इनकम जनरेट हुई, वो इनकम चार्जेबल टू टैक्स थी। उस इनकम में से ये प्रॉफिट ऑन डेट माइनस होगा या नहीं, असल में ये आपका सवाल है, यही आप पूछ रहे हैं। ये वाली बात गर्चे सैलरी में हो चुकी है, लेकिन कोई बात नहीं, ज़रा सुनिएगा। ये बात भी, जो बात सवाल पूछा गया, मेरा दिल चाहता है मैं उसको डिटेल में आंसर कर दूं। सर जी, फ्रॉम एम्प्लॉयर, फ्रॉम एम्प्लॉयर, प्रॉफिट ऑन डेट जो एम्प्लॉयर से लिया गया था, जितना फायदा हुआ था वो तो टैक्सेबल था अंडर द हेड सैलरी, और अगर एक लोन लिया है और जो फायदा कमाया वो तो टैक्सेबल अंडर द हेड सैलरी था, लेकिन वो लोन इस्तेमाल किया है इनकम फ्रॉम बिजनेस, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स कमाने में, लेट से, या इनकम फ्रॉम बिजनेस कमाने में। अब जितने पैसे कमाए, लेट से 2.5 लाख रुपया कमाया, प्रॉफिट ऑन डेट आपने आपके एम्प्लॉयर ने आपको कंसेशनल लोन दिया जिसमें उसने आपको 1 लाख रुपया दिया, 1 लाख का फायदा दिया, आपकी इनकम में शामिल हो जाएगा और टैक्सेबल हो जाएगा अंडर दैट सैलरी। और आपने वो वाले लोन से एक जनरेटर खरीद के कितने पैसे कमाए, 2.5 लाख। सवाल ये है कि ये वाली अमाउंट जो अंडर द हेड सैलरी इनकम में शामिल थी, क्या ये माइनस करने की इजाज़त होगी? द आंसर इज यस, माइनस करने की इजाज़त होगी। अब आप सवाल पूछें। सर ये था कि प्रॉफिट ऑन डेट अगर हम मतलब किसी ऐसी जगह इन्वेस्ट करें जहाँ से मतलब हमें इनकम आएगी। प्रॉफिट ऑन डेट क्या है बेटे? प्रॉफिट ऑन डेट क्या है? मतलब लोन लेके किसी ऐसी जगह पर इन्वेस्ट करें जहाँ से हमें इनकम आएगी। हाँ जी। वो हमारा बिजनेस के तौर भी हो सकता है, उनको अदर सोर्स भी हो सकता है। हाँ जी, बिजनेस होगा तो वो प्रॉफिट ऑन डेट बिजनेस में से माइनस करने की इजाजत होगी, अदर सोर्स होगा तो उसमें से माइनस करने की इजाजत होगी। जी सर, जो इंटरेस्ट हमने इसमें कंसेशनल लोन में हमने खुद पे किया वो भी माइनस करेंगे? जो हमने कंसेशनल लोन में इंटरेस्ट खुद पे किया, लेट से 50,000 खुद पे किया है, तो क्या ये भी माइनस होगा? सर जी, जो खुद पे किया है वो तो माइनस होना ही होना है भैया, वो भी माइनस होगा, और जो चार्ज अंडर द हेड सैलरी है वो भी माइनस होगा। और सर जी ये बात समझ आ गई? और इस सब बातों से नेक्स्ट लेवल की एक बात सुनना, अगर कुछ आपने अपने एम्प्लॉयर से लोन लिया और वो टैक्स नहीं हुआ, वो एग्जेम्प्ट हो गया या वो टैक्सेबल नहीं था, अगर लोन टैक्सेबल नहीं था और वो इनकम में शामिल नहीं हुआ, तो फिर वो दूसरे हेड में से एज डिडक्शन अलाउ भी। सर जी मेरी बात समझ आ गई? पूरा टॉपिक धक्के से पढ़ लिया? नो सर। चले आगे भाई। मैं आपको बुनियादी तौर पे ये 3 पॉइंट्स पढ़ा रहा था, जिसमें पहला पॉइंट था कि चूंकि बैंक प्रॉफिट ऑन डेट कमाता है तो वो उसका मेन बिजनेस है, तो वो इनकम फ्रॉम अदर सोर्स नहीं होगा बल्कि इनकम फ्रॉम बिजनेस होगा। फिर लीज रेंटल, अगर स्केजुअल बैंक, इन्वेस्टमेंट बैंक, डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, मुदारबा और लीजिंग कंपनी कमाए तो वो इनकम फ्रॉम बिजनेस होगा और इनकम फ्रॉम अदर सोर्स नहीं होगा। और एनी अमाउंट, वो पैसा
कोई भी अमाउंट, एनी अमाउंट डिस्ट्रीब्यूटेड बाय द म्यूचुअल फंड और प्राइवेट इक्विटी एंड वेंचर कैपिटल फंड आउट ऑफ इट्स इनकम फ्रॉम प्रॉफिट ऑन डेट। प्रॉफिट ऑन डेट से इनकम कमाई म्यूचुअल फंड ने और वो दे दी बैंक को, तो बैंक के लिए वो इनकम फ्रॉम बिजनेस होगा और इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। सर जी क्या ये सारी बातें क्लियर हो गई? यस और नो? चलो आगे। जी भैया। एक पॉइंट बता दिया, एनी इनकम फ्रॉम द हायर एंड लीजर जी भैया, रेंट ए कार की एग्जांपल भी दी थी। जनरेटर वाला जिसका बिजनेस है जनरेटर किराए पर देना है, उसके लिए वो टेंजिबल मूवेबल प्रॉपर्टी है या टेंजिबल मूवेबल एसेट है जिसको वो किराए पर दे के पैसे कमाता है, वो उसके लिए इनकम फ्रॉम बिजनेस होगा। सर जी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ इनकम फ्रॉम बिजनेस। सर जी अगर एक बंदा रेजिडेंट है, उसका बिजनेस पाकिस्तान में है, क्या उसकी बिजनेस इनकम पे टैक्स लगेगा? यस और नो? यार मेरे साथ हाँ ना करो यार। अगर एक बंदा पाकिस्तान में है और वो बिजनेस करके पैसे कमा रहा है, तो क्या उसकी बिजनेस इनकम पे टैक्स लगेगा? यस और नो? अगर एक बंदा नॉन रेजिडेंट है और पाकिस्तान में बिजनेस करके पैसे कमा रहा है, क्या उसकी इनकम पे टैक्स लगेगा? नॉन रेजिडेंट है तो भैया इसका जवाब है पाकिस्तान सोर्स इनकम तो है ना। पाकिस्तान सोर्स इनकम टैक्सेबल इन पाकिस्तान होती है। हाँ अगर एक नॉन रेजिडेंट है, वो बिजनेस भी पाकिस्तान से बाहर कर रहा है, अब फर्क है, अब उस पर कोई टैक्स नहीं। सबसे पहला बुलेट जल्दी से पढ़ो। चले भैया दूसरा बुलेट। सर जी मेरे साथ मुझे एक बार बता दो, सैलरी रिसीट बेस पे टैक्स होती है या एक्रूअल बेस पे? प्रॉपर्टी रिसीट बेस पे टैक्स होती है एक्रूअल बेस पे? एक्रूअल बेस पे। तीसरे नंबर पे अदर सोर्स रिसीट बेस पे टैक्स होता है या एक्रूअल बेस पे? रिसीट बेस पे। सर कैपिटल गेन रिसीट बेस पे टैक्स होता है या एक्रूअल बेस पे? एक्रूअल बेस पे। बिजनेस रिसीट बेस पे टैक्स होता है या एक्रूअल बेस पे? सर ये रिसीट बेस पर भी टैक्स हो सकता है, एक्रूअल बेस पर भी टैक्स होता है, लेकिन अगर कंपनी होगी तो उसके लिए सिर्फ एक ही ऑप्शन है और वो है एक्रूअल बेसिस। सेकंड बुलेट पढ़िएगा। कौन सा खर्चा इनकम फ्रॉम बिजनेस में से माइनस करने की इजाजत है? वो कहता है वो खर्चा जो होली यानी सारे का सारा और एक्सक्लूसिवली यानी सिर्फ और सिर्फ वो खर्चा जो होली और एक्सक्लूसिवली फॉर द पर्पस ऑफ बिजनेस होगा, तो वो इज जनरली अलाउएबल इन टैक्स। वो खर्चा जो होली और एक्सक्लूसिवली फॉर द पर्पस ऑफ बिजनेस होगा, वो अलाउएबल इन टैक्स होगा, वो इनकम में से माइनस करने की इजाजत होगी। और जो पार्टली होगा उसको हम रोल करके वो नहीं होगा। वो खर्चा जो बिजनेस के लिए खर्च किया गया है वो माइनस होगा। होली सारे का सारा है, एक्सक्लूसिवली सिर्फ और सिर्फ। सर जी समझ आई है? लो सर। सर जी अगली बात बड़ी अहम है। एक होता है रियल प्रॉफिट, एक होता है नोशनल प्रॉफिट। मैंने डॉलर खरीदा था 250 रुपए का,
आज डॉलर का रेट हो गया 310 रुपये, तो मुझे क्या करना चाहिए? यानी मैं खुश हो जाऊं और सोचूं कि भाई मैंने इनकम रिकॉर्ड कर लूं? क्या मुझे इनकम रिकॉर्ड करनी चाहिए? सर अकाउंटेंट ईयर एंड पर जितने डॉलर उसके पास पड़े थे उसकी ईयर एंड पर वैल्यू लेके इनकम रिकॉर्ड कर देता है। टैक्स वाले कहते हैं ये गलत है, इनकम रिकॉर्ड नहीं करनी चाहिए। जब एक्चुअल में बेचेंगे तब इनकम रिकॉर्ड करना। ये एक अकाउंट कहते हैं, टैक्स वाले कहते हैं अकाउंटेंट तो फारग है, उसको फारग बैठा बैठा एंट्री कर देता है, फिर बाद में आज 5 रुपये रेट बढ़ा है फिर एंट्री कर देगा इनकम कमा लिया है, फिर कल 5 रुपये कम होगा फिर एंट्री कर देगा इनकम कम हो गई है। सर वो कहते हैं, टैक्स वाले कहते हैं ऐसा नहीं हम करते। जिस टाइम पे आप डॉलर बेच देंगे उस पे जो रेट मिलेगा उसका मतलब होता है आपने उतने पैसे कमा लिए। वो कहता है अकाउंटेंट जो है वो जानबूझ के मसरूफ रखने के लिए अपने आप को रीवैल्यूएशन भी कर देता है। बैठे बैठे खुद ही 2 करोड़ का जगह ली है, बैठे बैठे कहेगा जी सारे शेयर होल्डर कहेगा खुश हो जाओ, यस आज ये जगह 8 करोड़ 10 करोड़ की हो गई है। 8 करोड़ रुपए की अपनी इनकम अपने नेट एसेट्स को बढ़ा देता है। यार बढ़ाता है या नहीं बढ़ाता? एसेट की वैल्यू बढ़ाता है कि नहीं बढ़ाता? एसेट की वैल्यू भी हवा में खुद ही बढ़ाता है, फिर उस पर इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन भी चार्ज करता है। यार ऐसा है या नहीं है? तो टैक्स वाले कहते हैं कि अकाउंटेंट असल वेला है, उन्हें कुछ तो करना है, वो बैठे बैठे आप ही चीज बताई भी जाता है, बाद चो घट भी करी जाता है। टैक्स वाले कहते हैं सर, टैक्स वाले कहते हैं नहीं, वो कहते हैं जिस टाइम पे एक्चुअल में इनकम रिकॉर्ड आपका 2 करोड़ की जगह है 10 करोड़ की हो गई, बेच दी रिकॉर्ड करो, नहीं बेची चुप करके बैठे रहो। आप क्या करते हैं? आप रीवैल्यूएशन करके अपनी इनकम बढ़ा देते हैं, फिर उसके बाद खुद ही कहते हो ओहो ये तो इंपेयर हो गई है, फिर इंपेयरमेंट की बेस पर कम। यार मेरी बात समझ आ रही है? टैक्स वाले इस चीज को नहीं मानते। टैक्स वाले कहते हैं रियल गेन होता है असल चीज, नोशनल गेन को टैक्स वाले रिकॉर्ड करते ही नहीं है। कंपनी ने एक बंदे का $10,000 देना था, डॉलर की वैल्यू 10 रुपए से बढ़ गई, कंपनी ये रेंट पर क्या करता है? पेबल को बढ़ा देता है। सर करता है? टैक्स वाले कहते हैं ऐसा करने की जरूरत नहीं है, जब एक्चुअल में पे करोगे तब रिकॉर्ड करना। ये जो तुम आर्जी तौर पे बढ़ा रहे हो और कम कर रहे हो ये नोशनल गेन लॉस है, इसको रिकॉर्ड करने की जरूरत नहीं होती, टैक्स वाले कहते हैं। मैं आपको ये नहीं कह रहा कि आपने रिकॉर्ड नहीं करना, जो अकाउंटिंग के स्पेशलिस्ट कहेंगे आपने वो करना है अकाउंटिंग के सब्जेक्ट में, जो टैक्स के स्पेशलिस्ट टैक्स में कह रहे हैं वो वैसे कर लें। सर टैक्स वाला भाई कहता है नहीं करना, कि ये बेतुकी बात है, जब एक्चुअल में बेचोगे तो गेन आएगा, उसको रिकॉर्ड कर लो, जब एक्चुअल में लॉस होगा तो उसको रिकॉर्ड कर लेना। क्योंकि टैक्स वाले कहते हैं हम रियल गेन या लॉस को मानते हैं, नोशनल को नहीं मानते। ओ सर गेन अराइजिंग फ्रॉम रीवैल्यूएशन या इंपेयरमेंट ऑफ फिक्स एसेट या इन्वेस्टमेंट या अनरियलाइज्ड गेन और लॉस अराइजिंग फ्रॉम द रीवैल्यूएशन ऑफ फॉरेन करेंसी रिलेटेड debtors and creditor is not taxable as these are not real profits and can only be taxed when these are actually। सर जी मेरी बात समझ आई है? सर जी वो कहता है ये जो प्रॉफिट्स हैं जो टैक्स होते हैं अंडर द हेड इनकम फ्रॉम बिजनेस ये रियल प्रॉफिट्स होते हैं और नॉशनल प्रॉफिट नहीं होते। गेन और गेन जो राइज होता है रीवैल्यूएशन या इंपेयरमेंट ऑफ फिक्स एसेट या इन्वेस्टमेंट ऑफ अनरियलाइज्ड गेन और लॉस अराइजिंग फ्रॉम रीवैल्यूएशन ऑफ फॉरेन करेंसी। सर रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट या रीवैल्यूएशन ऑफ फॉरेन करेंसी से जो डेटर और क्रेडिटर की वैल्यू कम ज़्यादा होती है ये टैक्सेबल नहीं होता चूँकि ये नोशनल होता है और रियल नहीं। यार मेरी बात पे कर गए? टैक्स वाले किसी को नहीं मानते। सर जी अगली डिस्कशन वो कहते हैं
रिसीट्स दो तरह की होती हैं, एक को कहा जाता है रेवेन्यू रिसीट और एक को कहा जाता है कैपिटल रिसीट। एक को कहा जाता है रेवेन्यू रिसीट और एक को कहा जाता है रेवेन्यू रिसीट। क्या है रेवेन्यू रिसीट? वो है जो रूटीन में नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस में आप रिसीव करते हैं एज रेवेन्यू, जैसे कैश सेल या जैसे अमाउंट रिसीव फ्रॉम डेटर्स। सर ये रेवेन्यू रिसीट होती है। डेटर्स। ऑन द अदर हैंड कैपिटल रिसीट क्या है? सर जी कैपिटल रिसीट से मुराद है वो रिसीट जो आप अंडर नॉर्मल सर्कमस्टेंसेस वसूल नहीं करते, अदर देन रेगुलर रिसीट। एग्जाम्पल रिसीट ऑन सेल ऑफ प्लांट एंड मशीनरी। यार प्लांट एंड मशीनरी सेल करना आपका रूटीन बिजनेस तो नहीं है ना, तो सर ये अगर आप कैपिटल रिसीट की बात करते हैं रेगुलर रिसीट अदर देन रेगुलर रिसीट होती है और ये रिसीट ऑन सेल ऑफ प्लांट एंड मशीनरी। सर जी आगे चलते हैं। सर आपको पता है टैक्स ट्रीटमेंट क्या है दोनों के? सर रेवेन्यू रिसीट इनकम है और टैक्सेबल है। सर कैपिटल रिसीट इनकम नहीं है जनरली और टैक्सेबल होगी जब एक्सप्रेसली कहा जाए। कैपिटल रिसीट when expressly declared। ग्रीन कलर नहीं नजर आया, रेड नजर आ रहा था कि रेड भी नहीं आ रहा था? ठीक है भैया, इसका मतलब है कि कलर को तब्दील करना पड़ेगा। सर रेवेन्यू रिसीट इनकम है और कैपिटल रिसीट इनकम नहीं है। कैपिटल रिसीट इनकम है और रेवेन्यू रिसीट इनकम नहीं है। रेवेन्यू रिसीट इनकम है, कैपिटल रिसीट इनकम नहीं। मैंने उल्टा बोल दिया था पहले, सॉरी भाई, हो गया यार। ये तो इतनी बड़ी गलती नहीं, जो पहले मैंने की है वो इससे भी बड़ी है। समझ आ गई है सर? लो सर आगे चलते हैं। चलो यार आगे, आज गलतियां हो रही हैं, ध्यान से जरा। सर मैं अपने आप को तो चौकस करूं ना। सर जी देखिएगा, 5 बातें उसने बताया। 5 बातें ऐसी हैं जो आपकी इनकम में शामिल होंगी। 5 बातें ऐसी हैं जो आपकी इनकम में शामिल होंगी, जरा ध्यान से। पहली बात, रिकवरी इन कैश और काइंड। अगर आप पैसे रिकवर कर लें
इन कैश ऑन काइंड जो कि पहले एज डिडक्शन अलाउ हो चुके थे, रिकॉर्ड एक्सपेंसेस, चैप्टर नंबर 4 यूनिट नंबर 10, आपको किसी बंदे ने पढ़ाया था रिकॉर्ड एक्सपेंसेस, पता नहीं बहरहाल आसान सा इसका जवाब ये कि ना उस वक्त समझ आया था ना आप समझ आ रहे हैं। रिकॉर्ड एक्सपेंसेस, सर जी अगर आपने खर्चा किया और पिछले साल इनकम में से माइनस हो गया है, अभी इस साल वो चीज वापस कर दी है, पैसे रिकवर हो गए हैं, तो जिस साल पैसे रिकवर हुए हैं इनकम में दोबारा शामिल कर देंगे। सर हमने आपको कागज पैसा भी दिखाया था, साथ एक मोटरसाइकिल भी दिखाई थी और आपको कहा था कि भाई ये उस बंदे ने कहा मेरे पास तो पैसा नहीं है, आप उसकी बाइक लेके आ गए, सर रिकॉर्ड एक्सपेंसेस हैं, पैसे रिकवर हो गए इनकम में शामिल हो जाएंगे। एक ही बार बाइक दिखाई है मैंने जब रिकॉर्ड एक्सपेंस बताए थे, ठीक है सर, कोई बात नहीं, जिथे अन्ना कुछ भूल गया है भी नाल ही भूल गया भाई। सर जी आगे चलते हैं, गेन ऑन सेल ऑफ डेप्रिशिएबल एसेट, अभी तो पहले सर आपने कहा है कि डेप्रिशिएबल एसेट को बेचने पर जो पैसे वसूल हुए वो इनकम नहीं है। हाँ मैं अब भी कह रहा हूँ वो इनकम नहीं है, डेप्रिशिएबल एसेट को बेचने पर जो पैसे वसूल हुए वो इनकम नहीं है, जो गेन हुआ वो इनकम है। गेन ऑन सेल ऑफ डेप्रिशिएबल एसेट वो इनकम है और उस पर टैक्स लगेगा। अच्छा जी, सर क्या अगर 6 लाख की खरीदी 8 लाख की बेची, वो 2 लाख जो होगा वो गेन होगा, उस पर टैक्स होगा। सर जी मैं आपकी खिदमत में अर्ज करने लगा हूँ, ये वैसे बात बिल्कुल सिंपल थी लेकिन कोई बात नहीं। आपने 10 लाख रुपया की मशीन बेची तो क्या 10 लाख रुपया आपकी इनकम में शामिल होगा? नहीं। आप सेल प्रोसीड 10 लाख है ना, कि पैसे 10 लाख वसूल किए हैं सर WDV से 6 लाख, तो इनकम में कितना शामिल होगा? इसमें क्या मुश्किल है यार। वो ये कह रहा है जो पैसे वसूल किए, अमाउंट जो वसूल किया वो इनकम में शामिल नहीं होगी, जो गेन होगा वो इनकम में शामिल होगा। सर ठीक हो गई बात? लो सर रिकवरी इन कैश हो गया। सर बैड डेट जब हुए थे तो क्या एंट्री की थी? डेबिट बैड डेट, क्रेडिट डेटर, एक्सपेंस के तौर पे रिकॉर्ड हो गया था। बैड डेट रिकवर हुए तो इनकम में शामिल की थी। सर टैक्स में भी करते हैं, जो बैड डेट रिकवर हो गए उसको इनकम में शामिल करते हैं। सर मैंने इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी में आपको एक बात सिखाई थी, यही सेम साल भी यही थे। 2014 में एक खर्चा हुआ, एक्सपेंस हुआ, 2015 आ गया, पे नहीं किया, 2016 आ गया, पे नहीं किया, 2017 आ गया, पे नहीं किया, 2018 आ गया, तो ये वाला खर्चा दोबारा क्या कर देंगे? सर जी ये वाली बात मुश्किल तो नहीं लग रही? ये वाली बात हो चुकी है ना पहले। सर इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी में आपको मैंने ये पढ़ाया, पुरानी बात है, खैर। टैक्स लायबिलिटीज or any portion thereof which is found not to have been paid within the expiration of 3 years of the end of the tax year in which it was allowed. Some received after discontinuance of business. सर बिजनेस के डिसकंटिन्यू होने के बाद जो पैसे वसूल किए, सम रिसीव्ड आफ्टर डिसकंटिन्यूएंस ऑफ, सर मिसाल दे देता हूं, ये भी आपको पढ़ाया है सर, चैप्टर नंबर 4 में सेसेशन ऑफ हेड ऑफ इनकम पढ़ाया था मैंने। यस सर। जिसमें मैंने ये कहा था कि अगर हेड ऑफ इनकम से एक बंदा था, उसकी शहद की दुकान थी, उसकी शहद की दुकान को आग लग गई थी, अगले साल में उसने इंश्योरेंस क्लेम किया था, बिजनेस कंटिन्यू होने के बाद उसको पैसे मिले थे, उस पर ऐसे वो इनकम फ्रॉम बिजनेस के अंदर ऐसे टैक्सेबल होंगे जैसे वो हेड ऑफ इनकम कभी सीज हुआ। याद है ना?
ये सर डिसकंटिन्यूअस ऑफ द बिजनेस के बाद जो पैसे वसूल हुए वो इनकम ऑफ बिजनेस थे, पुरानी बातें हैं, आपने परेशान नहीं होना, ठीक है जी। तो है ना, कुछ भूल गए, कोई गल नहीं। अच्छा, इन 5 बातों में से, अच्छा अभी तक जितना मैंने आपको इनकम फ्रॉम बिजनेस पढ़ाई, ये 5 बातें याद रखने वाली, क्रैम करने वाली। ऊपर वाली जितनी बातें पढ़ाई हैं सिर्फ कॉन्सेप्ट हैं, सिर्फ कॉन्सेप्ट हैं। हेड्स ऑफ इनकम सारे 98% उसमें से कॉन्सेप्ट टेस्टिंग है। न्यूमेरिक पूछने उसने आपको अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, न्यूमेरिकली आपको आना चाहिए। जब मैं कहूँ न्यूमेरिकली इंपॉर्टेंट है तो इसका मतलब है लफ्ज पक्की, अंग्रेजी पक्की याद है या नहीं, समझ पक्की होनी चाहिए। और जब कहें कि क्रैम कर लो तो इसका मतलब है समझ पक्की हो या ना हो, अंग्रेजी पक्की होनी चाहिए। मेरी आज तक की कोशिश ये है कि जो भी पढ़ाऊं आपकी समझ पक्की हो जाए, चाहे वो क्रैमिंग वाला भी है। मैंने आपको वॉइस सेल, क्रॉस सेल, टेक्स्ट ट्रैप सेल पढ़ाया, वो क्रैमिंग वाला एरिया है, लेकिन मैंने उस पर इतना टाइम इन्वेस्ट इसलिए किया है कि यार समझ के साथ जो चीज़ याद होती है ना, वो बगैर समझ के नहीं होती सर, वो तो दस्ती उड़ जाती है। वो पढ़ो, अगले दिन सुबह ख़त्म, नवे सिरे तो फिर शुरू करो, वो उड़ जाती है। जिसको समझ के साथ पढ़ते ना वो याद रहती है। और हमारी जो कोशिश होती है वो असल में होती भी यही है कि समझ के साथ चीज़ पढ़ाई जाए ताकि वो आपके दिमाग में अपनी जगह बनाए। वो अलहदा बात है कि वो दिमाग में जगह होती ही नहीं है सर, पहले ही मेमोरी फुल है। बस फिर अल्लाह का शुक्र है। और यार ये फिर पुरानी फाइल ही खुल गई भाई। ठीक है, बैठे रहे सर जी। आप आ जाइए यूनिट नंबर 3 पे, टैक्स। हाँ मैं आपको भी बता देता हूँ क्या नाम है इसका, टैक्स अकाउंटिंग, सफा नंबर सर जी टैक्स अकाउंटिंग, ये लें सर, ये आ गया। मेथड ऑफ अकाउंटिंग, बिजनेस के अंदर अ पर्सन बिजनेस चार्जेबल टू टैक्स शैल बी कंप्यूटेड इन अकॉर्डिंग विद द मेथड ऑफ अकाउंटिंग रेगुलरली एम्प्लॉयड बाय द पर्सन। वो कहता है अगर कोई पर्सन है जिसकी इनकम चार्जेबल टू टैक्स है तो वो कंप्यूट किया जाएगा इन अकॉर्डेंस विद द मेथड ऑफ अकाउंटिंग रेगुलरली एम्प्लॉयड बाय सच पर्सन। जो भी मेथड आपने चूज किया अकाउंटिंग का, वो रिसीट हो सकता है या एक्रूवल हो सकता है, रेगुलर है। ये नहीं कि एक साल रिसीट है, अगले साल एक्रूवल है, नहीं फिर अगले साल फिर रिसीट है, ऐसे नहीं होता सर। दूसरी बात, इनकम फ्रॉम बिजनेस में एक्रूवल बेस भी चल सकता है और रिसीट भी चल सकता है, लेकिन अगर कंपनी हो तो फिर एक्रूवल ही चलेगा। तीसरी बात, बोर्ड किसी भी क्लास ऑफ पर्सन के बारे में कह, बैंक को कह देता है कि आपके पास सिर्फ एक्रूवल बेसिस अकाउंटिंग ही फॉलो करनी है, आपने रिसीट नहीं करनी। ऐसा हो सकता है, बोर्ड के पास पावर है कि प्रिस्क्राइब कर दे किसी क्लास ऑफ पर्सन को कि वो सिर्फ एक्रूवल या सिर्फ रिसीट बेस पर चले। चौथी बात, अगर कोई बंदा एक्रूवल से रिसीट पर आना चाहता है या रिसीट से एक्रूवल पे आना चाहता है तो क्या करेगा, कमिश्नर भाई के पास जाएगा, कमिश्नर को कहेगा मैं भाई एक्रूवल से रिसीट या रिसीट से एक्रूवल पे जाना, तो कमिश्नर देखेगा क्या वाकई जेन्युइन नीड है। अगर जेन्युइन नीड होगी तो कमिश्नर उसको देगा। लेकिन चैप्टर 4 का लास्ट यूनिट आज सारा इस्तेमाल हो गया। ये बात मैंने आपको सबसे आखिर में पढ़ाई थी। जब एक्रूवल से रिसीट पे जाओ या रिसीट से एक्रूवल पे जाओ तो एहतियात करनी है। ये ना हो कि इनकम 2 बार टैक्स हो जाए या खर्चा 2 बार माइनस हो जाए। ये ना हो आपने पहले डेट रिकॉर्ड किया था तब इनकम बुक की, फिर उसके बाद आपने एक्रूवल से रिसीट की तरफ आ गए, अब उसी डेटर से पैसे ले रहे हो तो दोबारा इनकम बुक कर लो।
सर जी मेरी बात समझ आ रही है? अगर किसी बंदे को सेल की है और डेटर बनाने पर इनकम बुक कर ली है, तो जब उस पर डेटर जो है वो पैसे देगा तब दोबारा इनकम बुक, सर जी उसने लिखा हुआ था अगर एक्रूअल से रिसीट या रिसीट से एक्रूअल पर आ गए हैं तो मेक श्योर करें कि कोई इनकम या कोई डिडक्शन एक से ज्यादा बार अकाउंट फॉर ना हो जाए या ओमिट ना हो जाए, ओमिट ना हो जाए या एक से ज्यादा बार अकाउंट फॉर ना हो जाए। सर जी ये यार ये बात समझ आई है, ये मजीद एक्सप्लेन कर दूं मजीद एक्सप्लेन? अच्छा जी अब भी पढ़ने तो मेहरबानी है। 2022 था, 2022 में आप एक्रूअल बेस पर थे, 2023 में आप रिसीट बेस पर आ गए। 2022 में जब सेल की आपने एंट्री की डेबिट डेटर क्रेडिट सेल, क्या इनकम बुक की या नहीं की? सर एक्रूअल बेस का मतलब है कि डेटर, एक्रूअल बेस का मतलब है कि ट्रांजैक्शन हुई है तो इनकम बुक करो, यस और नो? आपने 2022 में आप एक्रूअल बेस पर थे, आपने डेटर क्रिएट किया और इनकम बुक कर ली। 2023 में क्या हुआ? डेबिट कैश क्रेडिट डेटर। अब रिसीट बेस तो कह रहा है पैसे आए तो इनकम बुक करना, पैसे जाएं तो एक्सपेंस बुक करना, यही कह रहे हैं ना। 2023 में आपको पैसे आ गए इसी डेटर से, क्या दोबारा इनकम बुक करेंगे? बस ये बात मैं आपको समझाना चाहता था कि भैया एक बार अगर इनकम बुक कर लिया एक डेटर से, तो जब रिसीट एक्रूअल से रिसीट पर गए तो दोबारा उसी इनकम को बुक, सर वो ये बात कह रहे हैं, वो कह रहा है जब आप तब्दीली आ रही हो, मेथड ऑफ अकाउंटिंग चेंज हो गया हो, तो मेक श्योर करें कि इनकम ऐसे ना हो कि एक से ज़्यादा बार बुक हो जाए, खर्चा ऐसे ना हो कि एक से ज़्यादा बार बुक हो जाए या ओमिट ही हो जाए। उल्टा करके दिखाऊं ओमिट कैसे होता है सर? अगर नहीं मैं दिखा देता हूं यार, आपको अच्छा लगेगा, एक मिनट है। सर जी देखना, अगर 2022 में रिसीट बेसिस थी और 2023 में एक्रूअल बेसिस थी। आपने 2022 में सेल की थी डेबिट डेटर क्रेडिट सेल, आपकी रिसीट बेसिस थी, पैसे वसूल हुए थे नहीं, आप इनकम बुक नहीं करेंगे। क्यों? पैसे ही नहीं वसूल हुए। 2023 में एंट्री हुई डेबिट कैश क्रेडिट डेटर। एक्रूअल बेसिस कहता है जब पैसे कमाए तब रिकॉर्ड करो, जब पैसे वसूल किए तब रिकॉर्ड ना करो, यही कहते हैं ना। 2023 में भी इनकम बुक नहीं करेंगे क्योंकि आपने कमाए तो है नहीं, आपने तो सिर्फ वसूल किए हैं। पहली दफा हमने नहीं किए इनकम में, तो एक अब जब मिले हैं तब तो हम करेंगे ना। यही एक्रूअल कहता है नहीं करने चाहिए, लेकिन हमने जब एक्रूअल से रिसीट या रिसीट से एक्रूअल पे जाना है तो इस बात का ख्याल रखना, ऐसा ना हो कोई ट्रांजैक्शन ओमिट हो जाए। भैया मेरी बात समझ आ गई है? ओमिट ऐसे होती है, ऐसा ना हो कोई ट्रांजैक्शन ओमिट हो जाए, और ऐसा ना हो कि कोई ट्रांजैक्शन 2 बार हो जाए, तो इसकी एहतियात है। यार मेरी बात पिक कर गए हैं? लो सर आगे चलते हैं। कैश बेसिस का क्या मतलब है? जितने पैसे वसूल किए हैं उस पर इनकम रिकॉर्ड करो, जितने पैसे एक्सपेंस किए हैं, जितने पैसे एक्सपेंस किए हैं वो एज डिडक्शन ला होगा, उसे माइनस कर दो। एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग क्या है? एक्रूअल बेसिस का मतलब है कि
आप पैसे एक्रू कितने में, कमा कितने लिए। पहली बात वो कहता है a person accounting for income chargeable to tax under that income from business on accrual basis, वो इनकम तब रिकॉर्ड करेगा जब वो कमा लेगा यानी ड्यू हो जाएगा, और वो खर्चा तब रिकॉर्ड करेगा जब वो खर्च कर लेगा यानी पेबल हो जाएगा। जरूरी नहीं है अदा भी कर दी हो, लेकिन यानी जब रिसीवेबल हो जाएगा इनकम बुक कर लेगा, जब पेबल हो जाएगा एक्सपेंस बुक कर लेगा। अब कैसे पता चलेगा अमाउंट ड्यू हो गई है? सर जब आपने पैसे कमा लिए हैं और आप एंटाइटल्ड हो गए कि भाई मुझे 2 महीना पूरा हो गया है, इसका मतलब है अमाउंट ड्यू। व्हेन अ पर्सन बिकम्स एंटाइटल्ड टू रिसीव इट, तो समझा जाएगा अमाउंट ड्यू हो गई है। और जब लायबिलिटी टू पे हो जाए और अमाउंट सर्टन हो जाए एंड इज लायबल टू पे, या कब अमाउंट पेबल कब होती है? जब वो लायबल टू पे होता है, चाहे वो इकट्ठे पे करने हो चाहे वो किस्तों में पे करने हो। जब लायबल टू पे हो जाते हैं तो खर्चा रिकॉर्ड कर लिया जाता है एक्रूअल बेसिस में। तीसरी बात, कब एक बंदा लायबल टू पे होता है? वो कहता है जब अमाउंट डिटरमिन हो जाए और उसकी लायबिलिटी हो जाए, लीगली उसकी जिम्मेदारी होगी उसने पे करना। सर दिस इज थर्ड बुलेट। ज़हन में एक बात आई है, उतर ना जाए, मंडे वाले दिन सैलरी का टेस्ट है। मैंने आज सिर्फ इसलिए नहीं किया कि तैयारी करके मंडे वाले दिन आप सैलरी का टेस्ट देंगे। 9 से 4 बजे तक टेस्ट रूम में आपने टेस्ट दे देना। तो सर भैया क्लास में क्लास टाइम ज़ाया हो जाता है ना सर, क्लास भी हो जाएगी और टेस्ट सुबह आगे दे दें, क्लास के बाद दे दें, जब आपका दिल चाहे तब दे दें। सर जी एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग क्या है? या जी कुछ चेयर हिल रही है, जरा देखिएगा। एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग क्या है? सर जब रिसीवेबल हो इनकम बुक कर लें, जब पेबल हो जाए एक्सपेंस बुक कर लें। रिसीवेबल कब होगा? व्हेन यू आर एंटाइटल्ड टू रिसीव। पेबल कब होगा? जब यू आर लीगली बाउंड टू पे, चाहे इकट्ठे पे करने चाहे किस्तों में पे करने, और अमाउंट डिटरमिन हो जाए। इसका मतलब है ये पेबल हो गया है। सर जी ये वाली बात रिपीट हो रही है। अगर 2014 में ये वाली बात मेरा ख्याल है कि मैंने इस सेशन में 20 बार बता दी है, आपने ऐसे ही सुनी जैसे पहली बार सुन रहे हैं। अगर 2014 में कोई खर्चा किया, 2015 में भी पे नहीं किया, 16 में भी पे नहीं किया, 17 में भी पे नहीं किया, तो 2018 में क्या होगा? सर जी 2019 में सब्सिक्वेंटली पे कर दिया है, फिर दोबारा अगर पे कर दिया तो फिर अलाउड एज डिडक्शन। अगर सब्सिक्वेंटली पे कर दिया तो अलाउड एज। सर जी मेरी बात समझ गए हो? थोड़ा सा और चलना पड़ेगा आगे। मैंने ये 2 बुलेट्स बता दी हैं, पहला भी और दूसरा भी। तीसरी बात, सर मैंने एक बंदे का 55 लाख रुपया देना था, अपनी बिजनेस लायबिलिटी थी। मैंने उसके पैसे, वो कहता है मुझे अभी 55 लाख दे दो, मेरी गाड़ी तुम ले जाओ। मैंने उसे 55 लाख दिया, उसकी गाड़ी मुझे मिल गई। ये जो लायबिलिटी को अदा करने से मुझे फ़ायदा हुआ है, ये भी मेरी इनकम में शामिल होकर टैक्स होगा। अगर मैं ट्रेडिंग लायबिलिटी को अदा करते हुए कोई बेनिफिट डिराइव करता हूं तो ये भी मेरी इनकम में शामिल होगा और टैक्सेबल होगा अंडर दैट इनकम फ्रॉम बिजनेस। सर सैलरी का सारा दारोमदार एम्प्लॉयर सी, सैलरी में जो गेम हो रही है एम्प्लॉयर साहब ही हैं, यहां पर सारा दारोमदार बिजनेस है। जो फायदा बिजनेस से हो रहा है वो अंडर दैट इनकम फ्रॉम बिजनेस हो। सर स्टॉक इन ट्रेड, अब ये तो ऐसी बात है कि आपको क्या बताऊं, आप खुद एक्सपर्ट लोग हैं, अकाउंटेंट्स हैं, आपको तो पता है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कैसे कैलकुलेट करते हैं। अब ये तो मैं आपको नहीं सिखा सकता।
सर जी कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड क्या होता है? ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस लेस क्लोजिंग स्टॉक। यस और नो? ओपनिंग स्टॉक किसके बराबर होता है? पिछले साल के क्लोजिंग स्टॉक के बराबर होता है ना यार। ये वाली बातों का तो जवाब दो। यही डर रहता है कि पता नहीं ना ही बोले, गलत ही ना हो जाए। भैया क्लोजिंग स्टॉक क्या है? ओपनिंग स्टॉक पिछले साल का क्लोजिंग स्टॉक है। ओपनिंग स्टॉक पिछले साल का क्लोजिंग स्टॉक है। अगली बात, वेयर द पर्सन कमेंस टू कैरी ऑन बिजनेस इन अ ईयर, फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ एनी स्टॉक इन ट्रेड acquired by the person prior to the commencement of business. This fair market value shall be determined at the time the stock is introduced in the business. सर जी ये एक नई वैरायटी है। हम आम तौर पे कहते हैं अगर किसी बंदे ने नया बिजनेस शुरू किया तो ओपनिंग स्टॉक क्या होगा? और बोलो तो सही, जीरो होगा ना। टैक्स में कहते हैं नहीं, टैक्स में कहते हैं जिस वक्त कारोबार शुरू किया था उससे पहले जितना स्टॉक वेंचर किया, इंट्रोड्यूस किया है बिजनेस के अंदर, वो ओपनिंग स्टॉक होगा। मैंने एक गाड़ियों का शोरूम खोला है सर, उसका इफ्तिताह है 1 जून 2023 में। 26 मई को मैंने 4 गाड़ियां शोरूम में ला के रख दी हैं। कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस से पहले मैंने 4 गाड़ियां शोरूम में ला के रखी हैं। टैक्स वालों के मुताबिक इन 4 गाड़ियों की फेयर मार्केट वैल्यू 26 मई को जो होगी वो ओपनिंग स्टॉक होगा। भैया टैक्स तो इनकम पे होता है ना, ओपनिंग स्टॉक होगा। सर वेयर द पर्सन commence to carry on business in a year, fair market value of any stock in trade acquired by the person prior to the commencement of business, this fair market value shall be determined at the time the stock is introduced in the business. सर जी मेरी बात पिक कर गए हैं? अगर पर्सन शुरू कर देता है बिजनेस को तो जिस दिन उसने बिजनेस में इंट्रोड्यूस किए या ले किया है स्टॉक, उस दिन की फेयर मार्केट वैल्यू ओपनिंग स्टॉक के बराबर ली जाएगी। सर जी अगली बात, क्लोजिंग स्टॉक तो यार आपको बेहतर पता है। क्लोजिंग स्टॉक क्या होता है? लोअर ऑफ कॉस्ट और NRV। सर जी यही लिखा हुआ था, क्लोजिंग वैल्यू ऑफ द पर्सन स्टॉक इन ट्रेड फॉर द ईयर फॉर द टैक्स ईयर शैल बी लोअर ऑफ कॉस्ट और NRV ऑफ द पर्सन स्टॉक इन ट्रेड ऑन हैंड एट द एंड ऑफ द ईयर। सर जी मार्जिनल कॉस्ट और एब्जॉर्प्शन कॉस्ट पड़ी हुई है? कुछ बच्चों ने पढ़ी है, कुछ नहीं पढ़ी। मैं उतना बताने लगा हूं जितना हमारे इस एक पैरे के लिए ज़रूरी है। सर एक फैक्ट्री है, उसके अंदर ये डाइस बनते हैं। सर जी देखना ज़रा, एक फैक्ट्री है उसमें ये डाइस बनते हैं। ये रेंड हुआ है, ये देखना है कि ये जो 100 डाइस पड़े हुए थे इनकी कॉस्ट क्या है एक डाइस की, क्या तरीक़ेकार हो सकता है। हम देखेंगे, हम ये देखेंगे कि हर डाइस पर मटेरियल या लकड़ी कितने की लगी। मटेरियल कितने का लगा, हर डाइस पे लेबर कितने की लगी। सर जी आखिर कारीगर ने मजदूरी ली होगी ना बनाने की, तो मटेरियल देखा, लेबर देखा और हर डाइस पे मटेरियल लेबर के अलावा दूसरा खर्चा कितना हुआ। सर मटेरियल और लेबर के अलावा जो खर्चा होता है उसको ओवरहेड कहते हैं। ये ओवरहेड 2 तरह का होता है।
सर जी एक होता है फिक्स्ड, एक होता है वेरिएबल। सर जी अगर जितनी ज्यादा डाइस बनेंगे उतना ज्यादा बिजली का बिल आएगा, यस और नो? उतनी ज्यादा बिजली खर्च होगी, उतनी ज्यादा ड्रिल खर्च होगी, उतना ज्यादा पंखा चलेगा, उतनी ज्यादा लेबर बैठेगी। जितने ज्यादा डाइस खर्च होंगे उतना ज्यादा बिल आएगा। दूसरे नंबर पे जितने ज्यादा डाइस बनाए जाएंगे क्या उतना ज्यादा किराया भी देना पड़ेगा, या किराया तो फिक्स होता है? किराया तो फिक्स होता है। सर जी मटेरियल लेबर के अलावा जो खर्चे होते हैं उसको ओवरहेड कहते हैं। ओवरहेड दो तरह के होते हैं, जो प्रोडक्शन के साथ बढ़ते हैं वो खर्चा जो प्रोडक्शन बढ़ने से बढ़े उसे वेरिएबल ओवरहेड कहते हैं, जैसे बिजली का बिल। सर जी हम जनरल बात करें हो तो बहुत कुछ सकता है सर। नहीं वो मटेरियल के हिसाब से कि जितना आप बनाएंगे उसके हिसाब से हम कराएंगे। पर मैं जगह के किराए की बात कर रहा हूँ, आप रिक्शे के किराए की कर। जगह के जैसे आप कहते हैं कि कितना कितनी आपने टेबल बना लिया है, ठीक है, तो पर टेबल के हिसाब ऐसे नहीं होता ना यार, जनरली बात करूं। एक जगह है किराए पर ली हुई है, अगर मैं डाइस 2 बनाऊंगा तो जितना किराया देना पड़ेगा, 3 बनाऊंगा तो वहां पर भी उतना ही देना पड़ेगा कि नहीं? यही मैं भी कह रहा हूं जी भाई। ऐसे ही होता है ना। जी आपको मुझे अंदाजा है कॉस्ट आती है, हम तो उतना पढ़ें जितना हमारे लिए जरूरी है। स्टेप फिक्स कॉस्ट भी होती है, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, हमारे लिए वो रेलेवेंट नहीं है। मैंने भी थोड़ी थोड़ी पढ़ी हुई है सर। लो सर आगे चलते हैं। सर एक फिक्स्ड ओवरहेड है, एक देखिए सर इल्म जो है ना वो बहुत ज्यादा है, हमने अपने काम का इल्म लेके जिंदगी में आगे बढ़ना है, ये याद रखना। इंफॉर्मेशन बहुत ज्यादा थी, आप सिर्फ ओवरहेड वेरिएबल ओवरहेड गूगल पे लिख दें तो मैं आपको 1 महीने का टाइम देता हूं, जितनी सर्च आएंगी सारी पढ़ते रहे, आप पढ़ नहीं सकते, इतना ज्यादा इल्म है। लेकिन अगर इसको समझना है तो सिर्फ इतनी बात भी काफी है कि जितने ये डाइस बनेंगे उतनी ज्यादा बिजली खर्च होगी। यार मेरी बात समझ आ रही है? कम डाइस बनने पर कम खर्च होगी, ज्यादा डाइस बनने पर ज्यादा खर्च होगी। उतनी रेलिवेंट बात आपको समझा रहा हूं। फिक्स ओवरहेड से मुराद है जगह का किराया। डाइस 10 बने, 15 बने, 20 बने, हम ना हमारा किराया सेम रहेगा। इसका क्या मतलब है? ये फिक्स है। तो भैया एक मटेरियल है, एक लेबर है, एक ओवरहेड है। अगर ओवरहेड फिक्स भी हो सकते हैं, अगर ओवरहेड प्रोडक्शन के साथ बढ़ता है तो वो वेरिएबल ओवरहेड कहलाता है, अगर नहीं बढ़ता तो वो फिक्स्ड ओवरहेड कहलाता है। सर जी मेरी बात पे सर जी अब अगर ये तीनों कंपोनेंट कॉस्ट के आपको समझ आ गए तो अब ये बताना पड़ेगा आपको कि एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग क्या होती है और मार्जिनल कॉस्टिंग क्या होती है। एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में मटेरियल लेबर ओवरहेड दोनों वेरिएबल भी और फिक्स भी शामिल होते हैं, जबकि प्राइम कॉस्ट या मार्जिनल कॉस्ट में मटेरियल लेबर ओवरहेड कौन से? वेरिएबल। बस ये फर्क है। और अगर मैं आपको ये बात कहूं कि एब्जॉर्प्शन और मार्जिनल में क्या फर्क है, तो एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में फिक्स्ड ओवरहेड भी होते हैं, मार्जिनल कॉस्टिंग में फिक्स ओवरहेड नहीं होते। भाई इतनी सी बात है। अब सवाल ये है, हमने करना होता है स्टॉक को वैल्यू, स्टॉक की वैल्यू निकालनी होती है। स्टॉक की वैल्यू कितनी होगी ये डिटरमिन करना। कैसे डिटरमिन करें? स्टॉक की वैल्यू कितनी होगी कैसे डिटरमिन करें? सर इससे एक मेथड है एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग मेथड, एक मेथड है प्राइम कॉस्टिंग मेथड। अब टैक्स वालों से पूछते हैं भाई कौन सा मेथड इस्तेमाल करें स्टॉक की वैल्यूएशन के लिए? उन्होंने कहा जो मर्जी मेथड इस्तेमाल कर लें, चाहे प्राइम कर लें चाहे एब्जॉर्प्शन कर लें, लेकिन अगर आपकी बेसिस ऑफ अकाउंटिंग एक्रूअल है ना तो फिर एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग मेथड इस्तेमाल करना पड़ेगा, प्राइम कॉस्टिंग मेथड इस्तेमाल। सर जी मेरी बात भी कर ली आपने? सर ये यहां पर लिखा हुआ है, एक एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग मेथड है, एक प्राइम कॉस्ट मेथड है। सर
अब जरा ये जुमला पढ़ना, पर्सन अकाउंटिंग फॉर इनकम चार्जेबल टू टैक्स अंडर द बिजनेस ऑन कैश बेसिस। अगर कैश बेसिस है may compute the person cost of stock in trade on prime cost method or absorption cost method, and person accounting for such income on an accrual basis shall compute the person cost of stock in trade on एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग मेथड। यानी एक्रूअल वाले के लिए ऑप्शन नहीं है, कैश बेसिस वाले के लिए ऑप्शन है। मैं आपसे एक सवाल पूछने लगा हूं, जरा ध्यान से समझ के जवाब देना। एक कंपनी है एबीसी लिमिटेड, इसने अपनी स्टॉक को वैल्यू करना है। आप बताइए टैक्स के असूलों के मुताबिक ये प्राइम कॉस्ट मेथड इस्तेमाल करेगी या एब्जॉर्प्शन कॉस्ट? वो सही, हाँ जी बताइए सर। अगर कैश बेस पर होगी सर, कंपनी है, कंपनी है तो फिर अगर कंपनी है तो उसके पास कैश की ऑप्शन तो नहीं है ना, एक्रूअल ही है, तो स्टॉक की वैल्यूएशन में भी उसके पास क्या है, उसके पास प्राइम की ऑप्शन नहीं है, सिर्फ एक ही ऑप्शन है, और वो क्या, एब्जॉर्प्शन। सर जी मेरी बात पिक कर गए हैं। और आज की आखिरी बात, एक है 5। सर जी FIFO मेथड भी इस्तेमाल हो सकता है और FCO मेथड भी इस्तेमाल हो सकता है, मगर टैक्स वाले कहते हैं आपको भी इस्तेमाल करना है, एक करें, 1 साल FIFO, एक बार FCO, ऐसे नहीं करना। जो मेथड इस्तेमाल करना है वो एक सेलेक्ट करके वो करते रहे, जो चूज कर लिया वो चेंज नहीं होगा। चेंज करवाने के लिए फिर आपको क्या करना पड़ेगा, रिटर्न परमिशन फ्रॉम द कमिश्नर चाहिए होगी। सर ये रिटर्न परमिशन फ्रॉम द कमिश्नर चाहिए होगी। सर जी अब कुछ डेफिनेशन उसने नीचे लिखी हुई हैं, ये दिल चाहता है पढ़ने का तो एक बार पढ़ लीजिए, अगर ना भी पढ़े तो भी खैर है, इसका हमसे ताल्लुक नहीं है, ये वैसे उसने समझाने के लिए लिखी है। मैंने आपको समझाने के लिए जो ज़रूरी बातें थी सारी बता दी। आज के लिए इतना ही है। सर जी कल का दिन मैंने क्लास रखनी थी ऑफ, पता है क्यों की है, क्योंकि आपने सैलरी को तैयार करना है। सैलरी को प्लीज़ अच्छे से तैयार कीजिए। आज के लिए इतना ही था, थैंक यू।